अभी हम लोग ये केमिस्ट्री का क्लास 10 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज एफिनिटी इज़ 0। तो एफिनिटी जो जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो जीरो होता है वो होता है 18th ग्रुप का, जिसको नोबल गैस का ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड 3 में ये हो गया पहला पीरियड, फिर ये दूसरा पीरियड, फिर ये तीसरा पीरियड। तो तीसरा पीरियड में जो नोबल गैस होगा उसी का एफिनिटी 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला पीरियड में हीलियम है, दूसरा में नियोन है और तीसरा में आर्गॉन है। लेकिन आपको पीरियड 3 का पूछा है तो इसका आंसर होगा आर्गॉन। तो इसका आंसर हो गया आर्गॉन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमॉन्ग द फॉलोइंग। इन सब में से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है, सबसे ज़्यादा रेडियस। तो एक पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो लेफ़्ट से राइट जाने से साइज क्या होता है, घटता है। तो अगर हम लोग ये सारे एलिमेंट को मार्क कर ले इस टेबल में, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हम मार्क करके भी रखे हैं इसको। तो लेफ़्ट से राइट जाने से साइज कम होता है, लेफ़्ट से राइट जाने से साइज कम होता है। तो सबसे पहले लिथियम आ रहा है, फिर बेरिलियम आ रहा है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो इन सब में से अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, तो लिथियम का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो वो लिथियम है। नेक्स्ट पूछा गया द कंपाउंड दैट इज़ नॉट एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रायोलाइट जो है वो भी एल्युमिनियम का ओर है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट है। Na3Al(F6) क्रायोलाइट का केमिकल फार्मूला है। कोरंडम भी एल्युमिनियम का ही ओर है, इसमें भी एल्युमिनियम प्रेजेंट है। और बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का ही ओर है, क्योंकि इसमें भी एल्युमिनियम प्रेजेंट है। पर फ्लोस्फार जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड है, तो इसमें एल्युमिनियम नहीं प्रेजेंट है, तो ये एल्युमिनियम का ओर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फ्लोस्फार। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेपर डेंसिटी ऑफ CH3OH। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट में एक रिलेशन होता है। मॉलिकुलर वेट होता है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मॉलिकुलर वेट बाय 2। तो अगर हम लोग इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लें तो मॉलिकुलर वेट कैसे निकलेगा, यहाँ पे कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मॉलिकुलर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एटॉमिक वेट। तो सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट को ऐड कर देंगे। तो कार्बन 1 है तो कार्बन का हो गया 12, यहाँ देख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन 4 है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखा है। इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 डिवाइड कर दें तो मुझे वेपर डेंसिटी मिल जाएगा, जो कि आएगा 16। आंसर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो एनोड के पास ना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को माइनस किया गया, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है, और यहाँ पे भी माइनस किया जा रहा है। लेकिन फ़र्क यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग आंसर है और ये राइट आंसर है। तो ये पहला वाला होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जब भी लॉस होगा तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो कि डीप इनकी ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जब उसको एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट किया जाता है, कौन सा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है जो कि डीप इंकी सॉल्यूशन फॉर्म करता है जब द मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विथ फॉर्म डीप इंकी सॉल्यूशन विथ एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है जो कि यहाँ पे डीप इंकी सॉल्यूशन फॉर्म करता है जब उसको एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो वो उसका आंसर है कॉपर हाइड्रोक्साइड।
ये एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर से दिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ना प्रोपीन है, ना पेंटीन है, ना ब्यूटीन है, ये बेंजीन है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इसका आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप इसको अगर आप पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जिसमें से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे एक कार्बन का 3 ठो बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड, एक कार्बन इधर का कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड इधर का कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो ये बेंजीन है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड वो होता है जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे दोबारा जाके क्या होगा, ख़त्म होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पे आके फिर ख़त्म हो गया, तो इसको साइक्लिक बोला गया है। तो बेंजीन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस इज ड्राइड बाय पासिंग। तो HCl गैस जब प्रोड्यूस किया जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, तो उसको ड्राई कैसे किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसको कैसे हटाया जाता है। तो उसको हटाया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के हेल्प से। जब इस गैस को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के चैम्बर से पास किया जाता है तो वो इसके अंदर का मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है द लीड नाइट्रेट विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन लीव बिहाइंड रेसिड्यू येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड। तो कौन सा नाइट्रेट है जिसको अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, मतलब उसको अगर आप हीट करोगे तो वो जो रेसिड्यू फॉर्म होगा वो जब गर्म होगा तो येलो दिखेगा और जब ठंडा होगा तो वाइट दिखेगा। तो वो है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को हीट करने से क्या होता है, वो लीड ऑक्साइड बनाता है, और यही वो रेसिड्यू है जो कि गर्म में येलो दिखता है और ठंडा में वाइट दिखता है। तो इसका आंसर होगा लीड नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्ट फॉर्म व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद KNO3 एबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जब भी आप लिखा है द सॉल्ट विच व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे पूछा कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे KNO3 के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये है KNO3। और सिचुएशन क्या है कि टेम्परेचर को आपको 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो जो H2SO4 होता है वो H+ और SO4 2- में टूटता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो वही H2SO4 H+ और HSO4- में टूटता है, मतलब बाइसल्फेट में टूटता है। तो क्योंकि टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखा गया है तो इसीलिए ये H+ और SO4 2- में टूटेगा, और ये KNO3 जो है वो टूटेगा K+ और NO3-। ये जो K+ है ये SO4 के 2- के साथ जुड़ के K2SO4 बनाएगा, और ये H+ NO3- के साथ जुड़ के HNO3 बनाएगा। तो आपको पूछा कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, तो वो सॉल्ट फॉर्म होगा आपका पोटासियम सल्फेट। तो वो सॉल्ट फॉर्म होगा आपका पोटासियम सल्फेट। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम पोटासियम क्लोराइड। तो जब पोटासियम क्लोराइड से सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है ताकि उससे HCl गैस बनाया जा सके, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या प्रॉपर्टी को देख के पोटासियम क्लोराइड से रिएक्ट किया जाता है। तो वो प्रॉपर्टी है नॉन वोलेटाइल नेचर। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपराइज नहीं होगा जब उसके साथ रिएक्शन करेगा। बाकी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब एसिड जो होता है वो वोलेटाइल होता है। अगर आप इसको ऐसे ओपन में रखोगे तो वो वेपराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन सोडियम प्रोपानेट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। तो सोडियम प्रोपानेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3 CH2 COONA, और सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। तो इसमें ये जो COONA है और यहाँ पे जो NaO है ये दोनों मिलके Na2CO3 बन जाएगा। 2 ठो Na देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ एक Na यहाँ एक Na, तो ये दोनों मिलके Na2 हो जाएगा। और एक कार्बन और 1 2 और यहाँ का 3 ऑक्सीजन मिलके CO3 बन जाएगा। बचेगा क्या क्या, बचेगा ये CH3 और CH2, और यहाँ पे ये H बचेगा। ये H इसके साथ जुड़ के क्या हो जाएगा CH3 मतलब ये हो गया C2H6, और ये C2H6 क्या है, ये है इथेन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n+2। तो जो कि अल्केन कैटेगरी में आता है, तो ये इथेन होगा।
नेक्स्ट है आपका द एसिड विच डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट बाय बेसिक रेडिकल। कौन सा ऐसा एसिड है जो कि एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा। देखिए एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2CO3 है जिसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें 3 है H3PO4 में, H2SO4 में 2 है, पर CH3COH में एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। लेकिन एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इन तीनों के पास एक से ज़्यादा है लेकिन इसके पास एक ही है, तो इसीलिए ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा CH3COH। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो ये अल्केन का फार्मूला है, तो इस पहला वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है द इंडिकेटर विच चेंजेस टू पिंक कलर इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। कौन सा इंडिकेटर पिंक कलर का हो जाएगा जब उसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन डालेंगे। तो मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर को डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो देखिए ब्लू लिटमस को डालेंगे तो ब्लू लिटमस को अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू ही कलर रहेगा। मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो येलो कलर हो जाएगा। रेड लिटमस को डालेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, और फेनोप्थेलिन को डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। तो पिंक हो जाएगा पूछा है तो आंसर होगा फेनोप्थेलिन। ओके, नेक्स्ट पूछा है मैच द फॉलोइंग। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछा है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर होगा 2। और क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होता है, आयोनिक कंपाउंड का। तो इसका आंसर 2 होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद है आपका मीथेन। और मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो बी का आंसर 3 होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण उसका और कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो उसका सी का आंसर 4 होगा। फिर लिखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिख सकता है आपको, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। और वाटर के बारे में बात करें तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 2 लॉन पेयर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है, और यहाँ पे 2 लॉन पेयर होता है, और यहाँ पे 2 लॉन पेयर होता है, तो इसका आंसर 1 होगा, हैज़ 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे लॉन पेयर नहीं पूछा है, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो वो वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इधर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उस हिसाब से भी इसका आंसर वाटर ही होगा। नेक्स्ट है आपका ये कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है, जिसमें अलुमिना को से अल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर हैज डाइवेलेंट मेटल इन इट। अच्छा, तो इसमें जब ये अलुमिना से अल्युमिनियम निकाला जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में कुछ सब्सटेंस का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक है अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको अलुमिना भी बोलते हैं, और ये CaF2 जो ये फ्लोस्फर है, और Na3Al जो ये क्रायोलाइट है, और ये अलुमिना है। तो इन तीनों का मिक्सचर को ही इलेक्ट्रोलाइसिस करके अल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब इन मिक्सचर में ऐसा कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जिसके पास डाइवैलेंट मेटल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम यहाँ पे डाइवैलेंट नहीं है, ये ट्राईवैलेंट है, Al3+ होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे Na+ है जो कि मोनोवैलेंट है, और Al है मतलब Al3+ है जो कि ट्राईवैलेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कैल्शियम है जो कि है आपका Ca2+। तो डाइवैलेंट वाला कंस्टिट्यूएंट कौन है, डाइवैलेंट वाला कंस्टिट्यूएंट कौन है, CaF2 है। तो आपको बोला नेम द कंस्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे पूछा है कि नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर विच हैज डाइवैलेंट मेटल इन इट, तो वो कंस्टिट्यूएंट होगा CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको फ्लोस्फर भी बोलते हैं। फिर लिखा है नेम द पाउडर सब्सटेंस एक्स स्प्रिंकल ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसको स्प्रिंकल किया जाता है, तो कोक को स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब कोयला को स्प्रिंकल किया जाता है इसके ऊपर। उसका स्प्रिंकल करने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो आपका कैथोड और एनोड यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए वो कार्बन से बना हुआ है, तो
जब ये अल्मुनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो आपका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलता है अल्मुनियम के साथ। आपका एनोड के पास आपका ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। तो वो ऑक्सीजन क्या होता है, इस कार्बन इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण ये एनोड ग्रेजुअली एनोड और कैथोड जो यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोड जो यूज़ हो रहा है, ये ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोक को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है, ताकि ये कोक क्या हो, वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, ताकि हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये डैमेज होने से या डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होने से बच जाए। तो आंसर होगा इसका कोक। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है हार्लोट प्रोसेस। बोला राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट वाई एंड जेड। तो वाई और जेड पे क्या क्या रिएक्शन होता है? तो यहाँ पे जो आपका वाई है वो है आपका एनोड, और जो जेड है वो आपका है कैथोड। तो एनोड के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो वहाँ पे एनोड के पास जाता है ऑक्सीजन, और वो अपना इलेक्ट्रॉन खो के ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर और ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीजन गैस बना लेता है। वहीं कैथोड के पास अल्मुनियम आयन पहुंचता है, और ये अल्मुनियम आयन वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 अल्मुनियम आयन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके दो अल्मुनियम एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये वाला रिएक्शन होता है वहाँ पे। ये आपका एनोड के पास ऑक्सीजन डिस्चार्ज होगा, ये 3O2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन खो के 3O बनाएगा, जो कि बाद में 3O2 हो जाएगा। और ये जो कैथोड है, ये आपका जो जड़ है, यहाँ पे आपका अल्मुनियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 अल्मुनियम डिस्चार्ज होगा। तो इस टाइप ये रिएक्शन यहाँ पे होगा। इसको और डिटेल में हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक। तो लिखा मेटल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल हमेशा मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने को बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सामने वाला एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको रिड्यूस बोलते हैं। तो मेटल के कारण सामने वाला जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसीलिए क्योंकि ये किसी को रिड्यूस कर रहा है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि गुड कंडक्टर होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फ्री आयंस होना चाहिए, जो कि दोनों इसके पास नहीं होता है। हायर पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू ज़्यादा होना किसको इंडिकेट करता है? अल्कलाइन को इंडिकेट करता है। पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना 7 से नीचे होता है उसको एसिडिक बोलते हैं, पीएच जितना 7 से ज़्यादा होता है उसको अल्कलाइन या बेसिक बोलते हैं। तो इसका आंसर अल्कलाइन होगा। उसके बाद है डैश इज़ ए वाइट प्रेसिपिटेट दैट इज़ सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये एक आपका एक सब्सटेंस बनाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जिसका नाम है डायमीन सिल्वर क्लोराइड। और ये जिसके कारण जो कि वाइट जो कि आपका पानी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब इसको एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये जो डायमीन सिल्वर क्लोराइड बनता है AgNH3Cl NH32Cl, ये सॉल्युबल हो जाता है। उसके बाद है कन्वर्सन ऑफ इथीन टू इथेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इथीन से इथेन बनाने का जो एग्जाम्पल है ये हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल है। हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में वाटर को ऐड करना, लेकिन हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड करना। तो यहाँ पे इथीन है, ये डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजनेशन, और ये डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो लेंगे वो है कि द एनर्जी, यहाँ पे स्टेट द टर्म, मतलब उस टर्म या प्रोसेस का नाम क्या है वो आपको लिखना है। तो एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन द गैसेस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन।
तो जब कोई एटम गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बन जाता है तो उस प्रोसेस को या टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म चेन। कोई भी एलिमेंट खुद के आइडेंटिकल एटम, मतलब कोई भी एलिमेंट का आइडेंटिकल एटम, मतलब कोई भी एलिमेंट का जो एटम्स है वो खुद के साथ जो चेन बना पाए तो उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटेनेशन। जैसे कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन के साथ ही जुड़ जुड़ के चेन बना सकता है, इसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच एमोनिया इज़ मैन्युफैक्चर इन लार्ज स्केल। तो जिस प्रोसेस से एमोनिया को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे है ए सॉल्ट फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बाय एसिड रेडिकल। तो एसिड रेडिकल द्वारा हाइड्रोक्सिल आयन को हटा के जो सॉल्ट बनता है उसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। बेसिक सॉल्ट वो होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट रहता है। रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेजर अंडर कंडीशन। तो इस रेशियो को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। वेपर डेंसिटी में ऊपर में कोई भी गैस को लिया जाता है कुछ क्वांटिटी में, और नीचे में आपको लिया जाता है उतना ही क्वांटिटी में हाइड्रोजन। मतलब ये गैस को जितना वॉल्यूम में लिया जाएगा, मान लीजिए 10 ml अगर ये गैस को लिया गया तो हाइड्रोजन भी 10 ml लिया जाएगा, और इसका वजन को अगर इस गैस का वजन को अगर हाइड्रोजन का वजन से डिवाइड किया जाएगा तो जो आंसर आएगा उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर वेपर डेंसिटी होगा। नेक्स्ट है आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने बोला है 2-क्लोरोब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और दूसरा पोजीशन पे 2-क्लोरो लिखा है, मतलब दूसरा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, तो यहाँ दूसरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया गया है। और बाकी जो पोजीशन है तो कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड करता है तो बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ हर जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ 1 2 3 बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा। कार्बन 4 बॉन्ड करता है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला 2-क्लोरो आपका ब्यूटेन का। फिर मिथानॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होगा, एक कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, तो ये मिथानॉल मतलब मीथ मतलब हो गया एक कार्बन, तो यहाँ पे एक ही कार्बन होगा, तो ये मिथानॉल का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। फिर नेक्स्ट है ब्यूटाइन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गया, तो 1 2 3 4, और दूसरा पोजीशन पे होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड YNE है, तो दूसरा पोजीशन पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और बाकी कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे भी इस कार्बन का भी 1 2 3 4 हो गया है, तो इन दोनों का तो ऑलरेडी बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, और इसका यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा ब्यूटाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट है आपको इन सब कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। तो आपको यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन है, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 कार्बन के कारण इसका नाम हो जाएगा इथेन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगने के कारण इसमें लग जाएगा ओइक एसिड। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के कारण यहाँ पे ब्यूटेन हो गया, और दूसरा पोजीशन पे आप देख सकते हो यहाँ पे OH लगा हुआ है, और जो कि आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्कोहल के लिए दूसरा पोजीशन पे ऑल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, और ये हो जाएगा इथानोइक एसिड। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द कैटायन। तो आपको कैटायन को आइडेंटिफाई करना है, तो लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन B गिव वाइट प्रेसिपिटेट विच डज नॉट डिजॉल्व इन एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो आपको एमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया जा रहा है एक सॉल्ट का सॉल्यूशन के साथ, जिसके कारण वाइट प्रेसिपिटेट बना, जो कि एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो जो प्रेसिपिटेट है उसका नाम है लीड हाइड्रोक्साइड, और उस हिसाब से उस कैटायन का नाम क्या हो गया Pb2+। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया गया एक सॉल्ट का सॉल्यूशन के साथ, और फिर वो भी वाइट प्रेसिपिटेट दिया, जो कि एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं है, तो वो हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उस कैटायन का नाम हो गया Mg2+।
नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द कंपाउंड डैश इन इट्स मोल्टेन स्टेट लिबरेट रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट द एनोड। तो एनोड के पास जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एक कंपाउंड जिसका नाम है NaCl और PbBr2, तो इन दोनों में से कौन आपका रेडिश ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है एनोड के पास, तो वो होगा PbBr2। और ये जो रेडिश ब्राउन फ्यूम रहता है ये कुछ और नहीं, ब्रोमीन का वेपर रहता है। तो ये ब्रोमीन जो कंटेंट किया रहेगा वही कंपाउंड होगा, तो ये PbBr2 होगा, NaCl नहीं होगा। आपका नेक्स्ट है कि द आयन विच कुड डिस्चार्ज मोस्ट रेडिली ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में सबसे आसानी से कौन डिस्चार्ज होगा, आयरन और कॉपर में से। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि आयरन से कॉपर जो है वो नीचे है, तो इसका डिस्चार्ज होने का ज़्यादा मतलब यही जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होता है वही डिस्चार्ज होता है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर कॉपर होगा। तो यहाँ पे कॉपर होगा। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अल्युमिनियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो और जिसको जिसको वहाँ पे मेंशन किया है उसको हम यहाँ पे मार्क किए हैं, वो है पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटासियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम। तो यहाँ पे उसके हिसाब से इन चीज़ों को आपको रिएक्टिविटीज़ के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम। उसके बाद है आपको इन चीज़ों को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे हम हाँ ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो चीज़ का नाम वहाँ पे मेंशन है हम उसको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी मेंशन किए हैं, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ़्ट से राइट बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम कौन होगा, बेरिलियम, उससे ज़्यादा बोरोन होगा, फिर कार्बन होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉरी पहले बेरिलियम होगा जो डाटा गिवन उसके हिसाब से, और उससे ज़्यादा कार्बन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और फिर नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। तो इंक्रीजिंग कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है इन सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे अरेंज किए हैं, बेरिलियम, फिर सब उससे ज़्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फिर आपका है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अरेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेरिलियम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और फ्लोरीन का 7 है, और सिलिकॉन का 4 है, और फॉस्फोरस का 5 है। तो आपको डिक्रीजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करना है। तो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का होगा, और फिर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, फिर फॉस्फोरस का होगा, फिर सिलिकॉन का, फिर बेरिलियम का। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया है जिसको आपको कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। तो जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये अमोनियम क्लोराइड टूट के बन जाएगा NH4+ और Cl-, और ये टूट के बन जाएगा Ca2+ और OH-। आपका NH4+ और आपका Ca2+ और Cl- जुड़ के हो जाएगा CaCl2, और NH4+ और OH- जुड़ के हो जाएगा NH4OH, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो डिकम्पोज होके हो जाएगा NH3 और H2 हो जाएगा, क्योंकि NH4OH अगर आप देखोगे तो NH3 और H2O से ही बना है, क्योंकि ये NH3 जैसे ये टूट के बन जाएगा H+ और OH-, ये NH3 इस H+ के साथ जुड़ के बना लेगा NH4+, और ये NH4+ OH के साथ जुड़ के बना लेगा NH4OH। तो आप NH4OH की जगह NH3 और H2O लिख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट कॉपर सल्फेट और NH4OH। तो कॉपर सल्फेट टूटेगा Copper2+ और SO4 2- में, और ये टूटेगा NH4+ और OH- में। यहाँ पे आपका Copper2+ जो है वो इसका OH के साथ जुड़ के बना लेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और NH4+ जो है वो SO4 2- के साथ जुड़ के बना लेगा NH4 2SO4। तो ये दो ठो चीज़ यहाँ पे बनेगा। तो रिएक्शन में ऑलरेडी लिख दिए हैं। उसके बाद है कॉपर प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। तो इन दोनों को अगर आप रिएक्ट करोगे तो
यहाँ पे HNO3 को जब कॉपर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट, H2O और NO2 बनता है। एक्चुअली क्या होता है ना, HNO3 को अगर आप हीट करोगे ना तो HNO3 को हीट करने से वो H2O, NO2 और आपका नेसेड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो अब देखिए क्या होता है, ये HNO3 डिकम्पोज होकर H2O, NO2 और O2 बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2 और NO2 बना है, और ये जो O2 है ना, ये कॉपर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर ये NO2 के साथ जुड़ के बना लेता है कॉपर नाइट्रेट। तो इस तरह से ये फाइनली ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉपर और HNO3 रिएक्ट करके क्या बनेगा वो भी हम मेंशन कर दिए। उसके बाद आपका आगे क्वेश्चन सब में दिया है कि स्टेट द रेलिवेंट रीज़न फॉर द फॉलोइंग, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन नॉट बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को जो जब प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के दौरान में तो उसको ड्राई करने के लिए H2SO4 यूज़ होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड भी एसिडिक नेचर का है और H2SO4 भी एसिडिक नेचर का है, तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा। पर क्विक लाइम जो है, जो कि है CaO, वो HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और H2O बना सकता है। तो इस तरह से आपको जो HCl प्रोड्यूस होगा वो आपको मिलेगा नहीं। तो क्योंकि क्विक लाइम जो है वो बेसिक नेचर का है, तो इसलिए उसको HCl को ड्राई करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो बेसिक नेचर होने के कारण HCl क्योंकि एसिडिक नेचर है उससे रिएक्ट कर जाएगा। एमोनिया गैस इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। एमोनिया गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि एमोनिया गैस जो है ना वाटर में बहुत ज़्यादा ही सॉल्युबल है। तो वाटर पे अगर कलेक्ट किया जाएगा तो वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर एमोनिया को हम लोग कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बोला है कि ये इन चीज़ों से बना हुआ एलॉय को क्या बोलते हैं, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, उसका नाम है डुरालूमीन। और नेक्स्ट है आपका आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से बना हुआ चीज़ का एलॉय को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है आपका सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे इथेन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के हेल्प से, रिएक्शन भी दे दिया है, और आपको बोला है कि 80 ml इथेन को बर्न किया गया है 300 ml ऑक्सीजन से, और आपको फाइनल कॉम्पोजिशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गेल यूजैक लॉ यूज़ करेंगे, जो कि बोलता है कि जब भी गैसेस कॉम्बाइन होता है तो वो वॉल्यूम का मतलब वो बाय वॉल्यूम कॉम्बाइन होता है, और वो जो वॉल्यूम होता है वो होल नंबर रेशियो में होता है। तो यहाँ पे 2 ठो आपका मीथेन है तो इसीलिए 2 वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो इसीलिए 7 वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे 4 वॉल्यूम हो गया। बाकी वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है तो गेल यूजैक लॉ लिक्विड पे एप्लीकेबल नहीं है, ओनली गैस पे एप्लीकेबल है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ गैस को ही कंसीडर करेंगे, वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन के हिसाब से ये वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये 2 वॉल्यूम है, ये 7 वॉल्यूम है और ये 4 वॉल्यूम है। रिएक्शन देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए पीछे में लिखा है 2, 7 और 4, लेकिन जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से मीथेन 80 ml दिया हुआ है और ऑक्सीजन जो दिया है वो 300 ml दिया हुआ है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि 2 वॉल्यूम जो है वो 80 के बराबर है। तो 2 वॉल्यूम 80 के बराबर है तो 1 वॉल्यूम कितना के बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। तो 1 वॉल्यूम का वैल्यू 40 हो गया, तो 2 वॉल्यूम का वैल्यू 80 हो जाएगा, और 1 वॉल्यूम का वैल्यू 40 है तो 7 वॉल्यूम का वैल्यू अगर 1 वॉल्यूम का 2 वॉल्यूम का वैल्यू 80 है तो 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो गया आपका, तो 1 वॉल्यूम का 40 हुआ तो 2 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 80। तो 2 वॉल्यूम का देखिए 80 है मीथेन, और 1 वॉल्यूम का अगर 40 है तो 7 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 7 × 40 280, और 1 वॉल्यूम का अगर 40 है तो 4 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 4 × 40 160। तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि जब 80 ml को मीथेन को बर्न करने के लिए सिर्फ कितना ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, 280 ml यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम लोग को कितना ऑक्सीजन दिया, 300 ml ऑक्सीजन दिया है। मतलब 80 ml मीथेन भी यूज़ हो जाएगा और 200 ml उसको ऑक्सीजन भी यूज़ हो जाएगा उसको जलाने में। तो 300 लेकिन हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग का 280 ml क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो गया तो कितना ml ऑक्सीजन बचा, 300 - 280 मतलब 20 ml ऑक्सीजन बचा।
और हम लोग का प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है 160 ml। तो हमारा फाइनल मिक्सचर क्या होगा, फाइनल मिक्सचर में हमारा 20 ml ऑक्सीजन बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 160 ml प्रोड्यूस हो रहा है वो बचेगा, सॉरी वो प्रोड्यूस होगा। और बाकी ये जो 80 ml मीथेन था वो 280 ml ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाएगा। तो हमारा फाइनल मिक्सचर होगा O2 20 ml और कार्बन डाइऑक्साइड 160 ml। और बाकी मीथेन और मीथेन 80 ml और आपका ऑक्सीजन 280 ml यूज़ हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका द फॉलोइंग क्वेश्चन आर पर्टिंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया गैस के बारे में यहाँ पे बताया गया मैग्नीशियम नाइट्राइड से। तो बोला कि राइट द बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस इक्वेशन में यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर से रिएक्ट किया जाता है तो वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH3 बनाता है। तो ये रिएक्शन बता रहा है कि एमोनिया गैस कैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट लिखा है वाई इज़ दिस मेथड सेल्डम यूज़, ये मेथड को मतलब जनरली एमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि हम लोग को पता है लार्ज स्केल एमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हैबर प्रोसेस यूज़ होता है। तो ये प्रोसेस को बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड है ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। तो इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उसके हिसाब से प्रोडक्शन का से आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये सूटेबल नहीं है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई गैस फॉर्म्ड, यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है एमोनिया उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको एक तो ग्लास रॉड लेना है जिसको HCl में डुबा देना है और जहाँ पे भी एमोनिया गैस है उसके माउथ के पास लाना है। तो एमोनिया गैस जो है ना वो HCl के साथ रिएक्ट करके एमोनियम क्लोराइड का एक पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, डस्ट पार्टिकल जैसा, जो कि वाइट फ्यूम जैसा दिखता है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे वाइट फ्यूम दिखने लगेगा इससे ये पता चल जाएगा कि आपका एमोनिया गैस प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि एमोनिया गैस HCl के साथ रिएक्ट करके एमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है जो कि वाइट कलर का फ्यूम जैसा दिखता है। तो आपको बस एक ग्लास रॉड को HCl गैस में डुबा के इसके मुंह पे लाना है, मुंह के सामने लाना है जहाँ पे एमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहा है और आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे डेंस वाइट फ्यूम दिखेगा, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है कि राइट वन यूज़ ऑफ एलॉय, ये सब एलॉय का एक यूज़ बताना है। तो ब्रॉन्ज क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, कॉइन बनाने के लिए यूज़ होता है। फ्यूज़ मेटल क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, सोल्डरिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, वो जो सोल्डरिंग किया जाता है जहाँ पे तार उर सबको जोड़ा जाता है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोला गया है एमोनियम आयन का। तो आपको सबसे पहले एमोनिया बना लेना है। एमोनिया बनाने के लिए आपको एमोनियम आयन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन लिख लेना है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा। और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे जुड़ जाएगा और इसके साथ भी जुड़ जाएगा और इसके पास फिर एक लॉन पेयर बचेगा जो कि H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दे रहा है, हाइड्रोजन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसको बनाए हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन यूज़ हो जाएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड करने में और बाकी 2 बच जाएगा। तो ये दोनों एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये एक कोवलेंट बॉन्ड होगा और ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये एक डॉट स्ट्रक्चर हो गया। टोटल इसमें कितना टू कोवलेंट बॉन्ड हो गया, 3। तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट है आपका लिखा है गिव ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, इथीन फ्रॉम इथानॉल, इथानॉल से इथीन कैसे बनाएंगे। तो इसको हम थोड़ा जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इथानॉल है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और इसको आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन यूज़ करने के लिए हम लोग H2SO4 यूज़ करेंगे। तो जैसे हम लोग H2SO4 यूज़ करेंगे तो H2SO4 क्या करेगा, इसका वाटर पार्ट को अलग कर देगा। वाटर पार्ट को अलग कैसे करेगा, H को और OH को अलग कर देगा। तो वो तो H और OH H2O बन के अलग हो जाएगा। अब क्योंकि कार्बन का अब 3 ही बॉन्ड रहा, इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड रहा, एक तो कार्बन के बीच में और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये कार्बन क्या करेगा, आपस में डबल बॉन्ड कर लेगा ताकि इनका फिर से 4 बॉन्ड हो जाए। तो इस तरह से आपका इथीन प्रोड्यूस होगा। ये देखिए ये इथीन प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो आपको इथाइन बनाना है कैल्शियम कार्बाइड से। तो उसके लिए भी यहाँ पे रिएक्शन हम लिखे हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड है
और जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कैल्शियम जुड़ा हुआ है और इसको आपको वाटर से रिएक्ट करना है। तो वाटर क्या ब्रेकडाउन होकर बन जाएगा H+ और OH-, जिसमें से ये जो कैल्शियम है वो ये जो कैल्शियम है वो Ca2+ बन के इसके साथ जुड़ जाएगा इसके साथ और बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन बच जा रहा है, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इथाइन बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हो ये इथाइन है। इसको हम ऐसे वर्टिकली बनाए हैं, आप इसको ऐसे हॉरिजेंटली भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका इथाइन। उसके बाद है स्टडी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नेम द एनायन प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो लिखा है कि जब एक क्रिस्टल, आपको एनायन को आइडेंटिफाई करना है, तो एक क्रिस्टल सॉलिड को जब वार्म किया गया H2SO4 के साथ और एंड कॉपर टर्निंग, मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट किया गया और कॉपर टर्निंग को यूज़ किया गया, तो एक रेडिश ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस हुआ। तो वो कौन सा एनायन है? वो है NO3-। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप वहाँ से इसको और डिटेल में देख सकते हैं। लिखा व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सॉल्ट आर, एक सॉल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया गया एंड हीटेड, तो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुआ जो कि लीड एसिटेट पेपर को सिल्वर ब्लैक कर देता है। तो वो जो गैस प्रोड्यूस हुआ उसका नाम है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल जो प्रेजेंट है उसका नाम है H2-। तो इसका आंसर H2- होगा। नेक्स्ट लिखा है व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बैरियम नाइट्रेट इज एडेड टू सॉल्ट, और सॉल्ट में बैरियम नाइट्रेट को ऐड किया गया और तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जो कि इनसॉल्युबल है HCl में। तो वो सॉल्ट में कौन सा नेगेटिव रेडिकल है? तो वो सॉल्ट में SO4 2- है। ये सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको आप वहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली टेबल भी दिया हुआ है बुक में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एटम अपने तरफ खींचता है तो वो उस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। गे-ल्यूजैक लॉ क्या बोलता है? गे-ल्यूजैक लॉ बोलता है कि जब भी गैस कॉम्बाइन होता है तो वो वॉल्यूम में कॉम्बाइन होता है, और वो वॉल्यूम जो भी होता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। किसके किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, मतलब वो रेशियो हमेशा होल नंबर रेशियो होगा। जैसे कि अगर सोच लीजिए N2 और H2 मिलके NH3 बना रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी रेशियो होल नंबर रेशियो, ये 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है वो हमेशा होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। और ये जो होल नंबर रेशियो है वो किस चीज़ के हिसाब से मेजर किया जा रहा है? वॉल्यूम में मेजर किया जा रहा है। मान लीजिए अगर आप 1 ml नाइट्रोजन लेते हैं, उसको 3 ml हाइड्रोजन से जो मिलाते हैं तो आपको 2 ml एमोनिया मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है। CHCl2 आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया है और आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे। तो एम्पिरिकल मास निकालने के लिए यहाँ पे एक कार्बन है तो कार्बन का 12 हो गया एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 हो गया, एक ही हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 है तो 2 क्लोरीन का हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 दिया है, तो उसके हिसाब से उसका डबल कर देंगे तो 71 हो गया। इन सबको ऐड कर दिए तो हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, एम्पिरिकल मास मिल गया जो कि है 84। उसके बाद एक बार आपको एम्पिरिकल मास मिल गया तो उसके बाद एम्पिरिकल मास मिलने के बाद आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास भी क्वेश्चन में दे दिया है। मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया? 168 दे दिया है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हो तो आपको n मिल जाएगा, n का वैल्यू हो गया 2। इस n को अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो हमारा जो 168 है उसको 84 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 आया, और ये 2 को हम लोग ये CHCl2 जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं 2 × CHCl2। तो ये हो गया C2H2Cl4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द सब्सटेंस गिवन इन द बॉक्स बिलो
आपको इसमें से सब्सटेंसेस चूज़ करना है। द मेटल दैट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड, तो उसका आंसर होगा कॉपर। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा जब एसिड से रिएक्ट करेगा? तो कॉपर होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का एबिलिटी नहीं रखता है। हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। लिखा है द कंपाउंड दैट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन रिएक्टेड विथ डाइल्यूट HCl, कौन सा कंपाउंड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ से हम लोग को चूज़ करना है, तो वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फाइड। तो पहला का आंसर कॉपर था, अभी मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है MgSO3। ये HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा, ये टूट के बन जाएगा Mg2+ और Mg2+ और SO3 2-। तो Mg2+ जो है वो ये HCl का Cl से जुड़ के बन जाएगा MgCl2, और आपका यहाँ पे जो HCl का आपका HCl टूटेगा किस में? H+ और Cl- में, तो ये Mg2+ इस Cl- के साथ जुड़ के MgCl2 बना लेगा, और ये जो H+ है वो इसके साथ जुड़ के बनाएगा H2SO3, जो कि अगेन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये अनस्टेबल कंपाउंड टूट के क्या बन जाएगा? H2 और SO2 बन जाएगा, जो कि हम यहाँ पे मेंशन भी किए, टूट के बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विद NaOH। तो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता है, तो वो होता है आपका Fe2+ कैटायन के कारण। तो Fe2+ से रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई है तो वो है फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट वो सब्सटेंस का सॉल्यूशन होगा जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है आपका स्टेट 1 रिलेवेंट और ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्जर्व करते हो उसके बारे में आपको बताना है। टू द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन इनिशियली फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड एंड देन एडेड इन एक्सेस। तो आप क्या ऑब्जर्व किए? तो सबसे पहले तो जब कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाएगा तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि पेल ब्लू कलर का होगा ये प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो अगर आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दो तब भी ये जब आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड नाम का एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसका कलर होता है पेल ब्लू कलर, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर आप एमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या होगा? तो एमोनिया को जब आप ऑक्सीजन से बर्न करोगे तो आपको ये दो चीज़ मिलेगा, नाइट्रोजन गैस और वाटर मिलेगा। ये नाइट्रोजन गैस के कारण ही एक तरह का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, जिसको जो फ्लेम का कलर कैसा होगा? ग्रीनिश येलो। उसी तरह से अगर आप ड्राई अमोनिया गैस को अगर आप PbO मतलब लीड ऑक्साइड के साथ, गर्म लीड ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो क्या होगा? तो ये अमोनिया गैस लीड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा लीड, वाटर और नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन होगा। उसके बाद है ये सब आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये भी स्टडी ऑफ कंपाउंड, ये भी स्टडी ऑफ कंपाउंड का। अगर कोई उसको पढ़ा होगा ठीक से तो ये वहीं से दिया गया। फिर नेक्स्ट लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो इसको आइसोमर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर सक्सेसिव मेंबर ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर डिफर बाय CH2। ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको CH2 का जो डिफरेंस होता है उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। आपका नेक्स्ट बोला है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आयोनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाने से आयोनेशन पोटेंशियल घटता है। आयोनेशन पोटेंशियल होता है कितना एनर्जी देने से एक एटम अपना वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो जितना वैलेंस सेल का न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा होता है उतना उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ कराना आसान है, मतलब उतना कम एनर्जी देने से भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, जिसके कारण डिस्टेंस जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो न्यूक्लियस से इंक्रीज होता है। वो चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस। उसके बाद है आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में
जो आपका कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन रहता है आयंस के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए कोई भी फ्री आयंस नहीं रहता है, और हम लोग जानते हैं कि बिना फ्री आयंस का या बिना इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना पड़ेगा या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उसको पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि आयंस फ्री हो जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बताना है आपको इस कंपाउंड में CaH2 इसमें। तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहला चीज़ तो करना पड़ेगा कि ये जो CaH2PO4 है ना, इसका आपको मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मॉलिकुलर वेट निकाल दिए। कैल्शियम का 40, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जब 4 है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा एटॉमिक वेट। फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है और एक फॉस्फोरस का 31 होता है, तो 2 फॉस्फोरस का 62 हो जाएगा। उसके बाद एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 8 ऑक्सीजन का हो जाएगा, 8 × 16। तो इन सब को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 234 हो रहा है। तो मुझे इससे टोटल इसका मॉलिकुलर वेट पता चल गया। अब इसमें मुझे परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालना है। तो फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, तो फॉस्फोरस 2 है। तो 2 फॉस्फोरस के लिए हो जाएगा 2 × 31। 2 × 31 अगर आप करोगे तो ये 62 होगा। तो अगर अभी आपको फॉस्फोरस का परसेंटेज निकालना है तो वो हम यहाँ पे किए हैं। तो 62/234 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो इससे आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है तो पूजा पाठ चल रहा है थोड़ा, इसीलिए। फिर आपको लिखा है कि इस C8H18 का आपको एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन है उसको कैंसिल कर देना है। तो आपका C4H9 जो आएगा वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, और ये जो दिया है मॉलिकुलर फार्मूला है। फिर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। व्हाट इज़ एनोड मेड अप ऑफ। मतलब जो कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है तो एनोड क्या चीज़ से बना होता है। तो आपका जब कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है तो आपका एनोड जो होता है वो इम्प्योर कॉपर से बना होता है, एक्चुअली यहाँ पे हम ये सब जो लिखे हैं ये थोड़ा ये कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए बताए हैं। ये सब तो थोड़ा गलत ही लिखा गया है यहाँ पे। और ये सिर्फ ये बताएं कि एनोड होता क्या है। एनोड वो होता है जो मेटल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट द कैथोड। कैथोड पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ पे कैटायन जो है वो डिस्चार्ज होता है, तो आपका वहाँ पे कॉपर 2+ जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन के डिस्चार्ज हो जाएगा। और कैथोड जो यूज़ होता है वो प्योर कॉपर होता है। तो एक प्योर पतला सा कॉपर लिया जाता है और एक इम्प्योर मोटा सा कॉपर लिया जाता है। तो यहाँ से आपका कॉपर इसके ऊपर डिस्चार्ज होकर डिपॉजिट होता है, और यहाँ से उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए इम्प्योर कॉपर से कॉपर आयन बन के सॉल्यूशन में आता है। फिर ये डिस्चार्ज होता है, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो आप कैथोड पे क्या ऑब्जर्व करोगे, कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन के डिस्चार्ज हो रहा है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखो। तो ये देखिए मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कॉपर बन के डिस्चार्ज हो रहा है। बस आपको यही लिखना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको नेक्स्ट बोला है कि अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने सबका मॉलिकुलर वेट निकाल दिया है। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा 24 + 2, और ये 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा 3 कार्बन का हो जाएगा 12 3 × 36। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, 3 कार्बन का हो जाएगा 36 और ये 42 होगा। सो मैं यहाँ पे गलती से 36 और 6 हाइड्रोजन, तो 12 3 × 36, 36 + 6 हो गया 42। और उसके बाद 12 + 4 16, और ये हो गया 24 + 4 28। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा है, सबका मॉलिकुलर वेट पता चल गया 26 42 16। तो बस आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे कम इंक्रीजिंग के हिसाब से बोला है, तो सबसे कम 16 मीथेन, फिर उससे ज़्यादा C2H2 का है,
और उससे ज़्यादा आपका C2H4 का है, और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा C3H6 का है। बोला कि यहाँ पे डिस्चार्ज के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो डिस्चार्ज के हिसाब से अगर आपको अरेंज करना है तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ देखना पड़ेगा, जो कि देखिए हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, और उन चीज़ों को भी मेंशन किए जिनका नाम यहाँ दिया है, सोडियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहता है वो सबसे पहले डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले सिल्वर डिस्चार्ज होगा, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर सोडियम। तो आपको प्रेफरेंशियल मतलब आपको पहले जो डिस्चार्ज होगा उससे कम डिस्चार्ज की तरफ अरेंज करना है। तो सबसे पहले सिल्वर, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर सोडियम। उसके बाद बोला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो बोला कैन शुगर एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यूजिंग H2SO4। तो अगर आप H2SO4 को यूज़ करोगे कैन शुगर के केस में तो वो उसको उसको डिहाइड्रेट कर देता है। डिहाइड्रेट मतलब उसमें से वाटर को अलग कर देता है, तो आपको ये रिएक्शन होगा। तो कैन शुगर केस में H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा और ये रिएक्शन होगा C6H12O6, जो कि एक शुगर है, उससे H2O को अलग कर देगा और आपको सिर्फ कार्बन मिलेगा। और कॉपर सल्फेट जो होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसका फॉर्मूला ये होता है कॉपर सल्फेट 5H2O। तो उस केस में H2SO4 ड्राइंग एजेंट का काम करेगा और उससे वाटर को अलग कर देगा। तो कॉपर सल्फेट में ड्राइंग का काम करेगा और इसमें डिहाइड्रेशन का। फिर यहाँ पे लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट ही बनाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड में क्योंकि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक सॉल्ट बना सकता है। एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है, नॉर्मल भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, और टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू बैलेंस इक्वेशन। तो इनको आपको बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एमोनिया टू नाइट्रिक एसिड यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्लेटिनियम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, एमोनिया को आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है और आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और H2O प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सोडियम सल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करना है, तो H2SO4 से रिएक्ट कर दीजिए तो आपको सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। फिर है फेरस सल्फाइड से आपको बनाना है फेरस सल्फाइड टू हाइड्रोजन सल्फाइड यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फेरस सल्फाइड से हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब रिएक्शन हम ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट है चूज द फॉलोइंग लिस्ट विच फिट इन द डिस्क्रिप्शन। ए कंपाउंड विच अंडरगो थर्मल डिसोसिएशन। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि थर्मल डिसोसिएशन जाता होता है, तो वो है अमोनियम क्लोराइड, जो कि टूट के अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है जो कि टूट के बन जाता है अमोनिया गैस और HCl गैस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है लीड ऑक्साइड। और एक कंपाउंड विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट वो होगा CCl4, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए आपको आयोनिक कंपाउंड चाहिए या पोलर कोवलेंट कंपाउंड चाहिए, ये नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है।